नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं द लिविंग चाणक्य शो। बात देश की है। आज ये कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे अदम गोंडवी साहब की कविता की चंद लाइनें ध्यान में आती हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। लेकिन मैं आज सिर्फ चमारों की गली तक नहीं लेकर चलूंगा, मैं आपको उन तमाम दलितों की गली तक लेकर चलूंगा, उन तमाम शोषितों की गली तक लेकर चलूंगा जो चाहें एकजुट हो जाएं तो भारत का भविष्य बदल सकते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा कौन सा खौफ है, कौन सा डर है जो कि उन्हें अपना मुस्तकबिल बदलने नहीं देता। वो अक्सर ये देखे जाते हैं कि दूसरों की डोरियों के ऊपर बैठ के सजदा कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी समस्याएं कि आज़ादी की इतने साल बाद संविधान की संरक्षण के बावजूद अपने हक व हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आज इस कार्यशाला के अंदर ये जो शो हमारे साथ में है, इसके अंदर यही चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और इसके लिए हमने बहुत महत्वपूर्ण अतिथियों को बुलाया है जो अपने अपने क्षेत्रों के बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। और उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने सालों बाद भी दलित अपना नेता खड़ा क्यों नहीं कर पाते और क्यों उनके अधिकार उन्हें पूरी तरह से मिल नहीं पाते। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और प्रकाश डालेंगे इस बात के ऊपर कि ये सब होता क्यों, इतना बड़ा संख्या बल होने के बावजूद। क्यों कहा तो ये जाता है कि जिसका बहुमत उसके सरकार, तो बहुमत होने के बावजूद भी बहुजन की सरकार क्यों नहीं बन पा रही है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे अतिथियों का। हमारे साथ में सबसे पहले जुड़े हुए भंवर मेघवंशी जी, जो कि एक दलित कार्यकर्ता के साथ साथ में दलित चिंतक के रूप में भी जाने जाते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और देश में कहीं भी कोई भी समस्या उठे ये उसे लेकर मुखर भाव से अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हैं। स्वागत है भंवर मेघवंशी जी आपका। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूर्व में आईजी रहे सतवीर सिंह जी। सतवीर सिंह जी अजाक के संरक्षक भी हैं और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है उसके उपाध्यक्ष के पद के ऊपर हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये बात करूँ या उसके बाद की बात करूँ, ना केवल दलितों के बल्कि मानव अधिकारों की हमेशा पैरवी की है। तो इनकी जुझारूपन को देखते हुए आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है। आपका सतवीर जी स्वागत है इसमें। थैंक यू सर। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ता के रूप में सुमन देवटिया जी, जो कि अध्यक्ष हैं आगाज़ फाउंडेशन की। महिलाओं के ऊपर जो भी अन्याय कहें, अत्याचार कहें, अनाचार कहें, उनके विरोध में ये अपनी आवाज़ को अक्सर मुखर करती नजर आती हैं। सुमन जी आपका हृदय से अभिनंदन है। और हमारे साथ में जुड़े हुए सतीश कुमार जी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर दलित राइट्स के। सतीश जी भी दलितों की व्यथा कथाओं को लेकर बार बार में जिक्र करते रहते हैं, पैरवी करते रहते हैं और उससे संबंधित अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहते हैं। सतीश कुमार जी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सतवीर जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा। आपने पीछे एक महापंचायत की थी और कहा जा रहा है उसमें करीब 10 से 12 लाख से भी ज़्यादा आदमी जुड़े थे। 10-12 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर इसे एक इकट्ठा कर लिया जाए तो सरकार की जड़ें हिलाई जा सकती हैं, अपनी बात को मनवाया जा सकता है। चुनाव आने वाले हैं, 2024 बिल्कुल सिर के ऊपर है। अभी हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव भी होंगे और विधानसभा के चुनाव भी होंगे। सवाल ये बनकर आता है कि आप जिस भीड़ को जोड़ लेते हैं ऐसे समारोहों में, ऐसे आयोजनों के अंदर, वो भीड़ फिर फर्दर हम बात करते हैं बहुमत की, तो उसमें कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, वो जो भीड़ या जनसैलाब है वो मुद्दों पे आया था और आज की तारीख में हमारा वर्ग है बड़ा प्रताड़ित, उत्पीड़ित और एक तरह से हताशा के भाव में जी रहा है। उस हताशा की परिणति ये थी कि हर आदमी अपने खर्चे पर अपने तरीके से उस पंचायत का हिस्सा बना। अब पंचायत आप देखिए बहुत शालीन तरीके से सारी चीज़ें संयोजित हुई। हमारी मांगे सिर्फ वैधानिक तरीके से ही, जो लेजिटिमेट डिमांड्स थी वही डिमांड्स थी। अब आप देखिए कि उस पंचायत में अपने राजस्थान सरकार के 4 मंत्री शामिल थे। उन मंत्री महोदय में एक जो वरिष्ठतम मंत्री वहाँ पे मौजूद थे, उनको बोलने के लिए बुलाया गया। उन्होंने मुद्दों पे नहीं बोल करके और बाबा साहब की जीवनी कहना चालू कर दिया। नीचे से भीड़ ने आवाज लगाई कि साहब आप 7-8 मिनट हो गए आप बाबा साहब की जीवनी बोलते, हम तो जो पीड़ित प्रताड़ित जो परेशानी और रोजाना जो मजबूरी लाचारी के जो जीवन जी रहे हैं और जो मांगे हम लेके आए हैं कि हम 2 अप्रैल 2018 में जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया
और जो समाज के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करिए, क्योंकि आप मंत्री हैं। ये बात मैंने उनसे जब निवेदन की तो उन्होंने उसको जो रूप दिया आपके सामने कि सारे लोगों ने ये कह दिया कि साहब मुझे तो बोलने नहीं दिया गया, और वो मन छोड़ के चले गए, और उसके साथ और बाकी मंत्री लोग और बाकी लोग चले गए। उनके पीछे मुझे तो ये लगता है कि एक सोची समझी व्यवस्था उनकी भी थी कि इस भीड़ को कैसे एक तरह से इस महापंचायत को फेल किया जाए। हर आदमी अपने आप को उस समय ठगा सा महसूस करता है कि हमारे ये नेतृत्व करने वाले लोग हैं, समाज का ये वर्ग है जो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए, जो हमारे संवैधानिक हक हकूक है जो बाबा साहब ने हमें दिए यहाँ तक पहुँचा करके कि हमारे जनप्रतिनिधि होंगे लोकतंत्र में, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमें हमारे संवैधानिक हक हकूक के लिए विधानसभा में बोलेंगे, वो सारी चीज़ें गायब होती हैं। जब वो चीज़, जब प्रतिनिधि हमारे कोई बात नहीं करते हैं तो फिर वो आदमी ये महसूस करता है कि हमारा तो रखवाला कोई भी नहीं है। और बाद में राजनीतिक दल क्या करते हैं कि हमारे अंदर फिरका परस्ती तैयार करके छोटी जातियां बड़ी जातियां इधर उधर जो वास्तव में है नहीं, फिर भी उनमें हमें बंटवारा करके और बांटते हैं। और संगठित रूप से वोट डालने के लिए हमें जो हम भूमिका तैयार करते हैं, हम मेहनत करते हैं, उनमें वो सेंधमारी करते हैं, और सेंधमारी करके हमें 3-13 करके और वो चले जाते हैं। और हम असंगठित होने के कारण से आज ये स्थिति में जो हम जो भी झेल रहे हैं, वो हमारे समाज के संगठन को ये राजनेता ही विखंडित करते हैं। हम लोग बहुत ढंग से रहना चाहते हैं, हम दूसरे समाजों से भी बहुत तालमेल बिठा के रखना चाहते हैं, लेकिन यही इनके क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ हैं, उनके कारण से इन चीज़ों को हमें एक नहीं होने देते हैं। और उनकी परिणति ये होती है कि हम हमेशा ठगे से महसूस करते हैं। हम हमेशा अपने चॉइस के कैंडिडेट को, हमारी विचारधारा के आदमी को वोट देते हैं, वो जीत के जाने के बाद वो हमारा नहीं होकर के खुद के और परिवार के और पार्टी का बन के रह जाता है। जब वो व्यक्ति समाज का हमारा बनेगा तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, अन्यथा तो आप देखें कि ये इस तरह से हर आदमी अपनी बारी का इंतजार करे, हर आदमी पिटेगा, हर आदमी मारा जाएगा। अपने सतवीर जी की बात को लेते हुए भंवर जी आपकी तरफ रूबरू होना चाहूंगा। सवाल ये भी निकल कर आता है, सतवीर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि हमारे पास में नेता भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या ये आ रही है कि वो फिरका परस्ती करते हैं, अपने क्षुद्र लाभ की जिसमें बात करते हैं उसके लिए वो घूमते हैं। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे पास 137 रिजर्व सीटें हैं, और उसके अलावा और भी जो दलित समुदाय से लोग जुड़े हुए आते होंगे। सवाल ये निकल कर आता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, और इतना आज हम बात कर रहे हैं कि 76 वर्ष से ज़्यादा हो गए आज़ादी को मिले और संविधान ने भी हमें इतना संरक्षण दिया, उसके बावजूद जैसा कि सतवीर जी ने कहा है कि एक अच्छी छवि वाले राष्ट्रीय नेताओं का हमारे पास अभाव है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में कभी भी राष्ट्रीय दलित चेहरे का अभाव नहीं रहा। आप अगर आज़ादी से पहले भी आप अगर आज़ादी से पहले भी देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर, जगजीवन राम से लगा करके MC राजा और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, देश निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उसके बाद के काल में भी दलित काशीराम जी के बाद में आपको कौन सा ऐसा लीडर लगता है कि जो कि दलित चेतना के बारे में हम कह सकते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से कर रहा होगा? तो मुझे लगता है काशीराम जी के बाद में ऐसा कोई नहीं। आप दरअसल क्या है कि मीडिया अन्य समुदायों के किसी भी व्यक्ति को जो एक पार्क में बैठ के 5 लोगों की मीटिंग करता है उसको नेशनल लीडर मानता है, और यहाँ पर हजारों लाखों लोगों का जो लोग नेतृत्व करते हैं उनको नेशनल लीडर नहीं मानता। मैं अभी आपको बताऊं, इस समय में तेलंगाना में एक IPS RS परवीन कुमार, जिन्होंने रिजाइन देने के बाद में वो इस समय वहाँ BSP को लीड कर रहे हैं, और वो किसी भी जगह पर जाकर के अगर बोलते हैं तो लाखों की भीड़ आती है। क्या देश के बाकी हिस्सों में ये पता है? पर मैं ये कह रहा हूँ कि बात आप जब प्रोजेक्शन की बात है कि नेशनल लीडरशिप किसको आप कहेंगे, तो बहुत लोग रहे हैं। मैं आपकी उस बात पे कह रहा हूं कि लीडरशिप में लोग नेशनली बहुत एक्टिव रहे हैं, मुद्दों पर भी बात करते रहे हैं, लेकिन एक समाज में जब एक नैरेटिव आप चला देते हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने समुदाय जिससे चुन के आते हैं उसकी बात नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
इनका कोई नेशनल प्रेजेंस नहीं है, ये या तो अपनी जाति के नेता हैं या फिर क्षेत्र के नेता हैं या ये फिर अपनी पार्टी के नेता हैं। तो ये जो एक डिस्कोर्स डेवलप हुआ है, इसने नुकसान ये किया है कि इस समुदाय के भीतर में जो लीडरशिप थी और आज भी है, लेकिन उसको नेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई नेता है जो तमिलनाडु में है वो तमिलनाडु का नेता है, जम्मू में जम्मू का नेता है, बिहार में बिहार का नेता है, राजस्थान में राजस्थान का नेता है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के अंदर जरा सी बात है अच्छे से वायरल हो जाती है और कहां से कहां तक पहुंच जाती है। आज आप भी कोई पोस्ट डालते हैं तो उस पर हजारों के तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, वास्तव में राष्ट्रीय जो छवि को सपोर्ट कर रहा है या बदलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको वो क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, वो मिल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, गुजरात में जिग्नेश मेवानी वो जब बोलते हैं तो देश में आवाज होती है, चंद्रशेखर जब बोलते हैं तो देश भर में आवाज होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी तो ना कि वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उनको जब लगता है कि इस तरफ होना, इस तरफ हो जाता है, इस तरफ होना, इस तरफ हो जाता है। राजनीति में जो लोग जा रहे हैं वो साधु संत नहीं है। वो स्वार्थ की राजनीति क्यों नहीं करे, वोट की राजनीति क्यों नहीं करे? राजनीति है क्या चीज? मुद्दे तो उठा ही रहे हैं ना। आप अगर इन सबके ट्विटर हैंडल उठा करके देखिए, वो क्या बातें कर रहे हैं। वहां पे कोई किस्से कहानियां कह रहे हैं या कविताएं पढ़ रहे हैं क्या? मुद्दे ही कह रहे हैं बेचारे। प्रॉब्लम ये है कि फिर से उनको लेबल्ड कर दिया जाएगा कि वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं या अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति सारे लोग जो कर रहे हैं वो पार्टी की कर रहे हैं, वो स्वार्थ की ही कर रहे हैं। और स्वार्थ की राजनीति की जानी चाहिए, क्यों नहीं की जानी चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी राजनीति स्वार्थ की है और अवसरों की राजनीति कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्वार्थ पहले जग जाहिर किया जाना चाहिए। सब करते हैं, मैं मानता हूँ, इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सभी राजनेता इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस समुदाय के जो अनुयायी जो लोग हैं, इनके पीछे जिम्मेदारी और अपेक्षा ज्यादा है, वो प्रताड़ित ज्यादा है। तो उसका इस तरह से विश्वासघात हम देखते हैं। बीएसपी की सीट मानी और जो चीज़ों की सीट मानी, वहाँ से लोग सीट जीत कर आते हैं और फिर कांग्रेस में या बीजेपी में या फिर अन्य किसी दल में अपने स्वार्थ के लिए मिल जाते हैं। अब और भी होता है। क्या ये बीएसपी में हो रहा है? केवल नहीं, सब में हो रहा है, सब में हो रहा है। लेकिन यहाँ तो मेरा सवाल ये है कि आप अतिरिक्त नैतिकता की उम्मीद इसी वर्ग से क्यों करते हैं? इस वर्ग से कि बाकी सभी समुदाय प्रताड़ित ज्यादा है, प्रताड़ित ज्यादा है, वो प्रताड़ित ज्यादा है तो ज्यादा जिम्मेदारी है, प्रताड़ित ज्यादा है, ज्यादा जिम्मेदारी है और ज्यादा जिम्मेदारी लोग उठा रहे हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो बिकने वाले लोग हैं विभिन्न पार्टियों जिनका आपने नाम लिया, उसमें उस प्रताड़ित वर्ग के लोग चुने गए और बिक गए हो, ऐसा नहीं है। इसमें भी ऐसे लोग चुने गए जो अन्य वर्ग के थे, वो उस पार्टी का इस्तेमाल करके टिकट लाए, जीते और वो चले गए। उनका काम ही यही था। तो मेरा ये मानना है कि दलित लीडरशिप में वैचारिकता भी है, मुद्दों की राजनीति भी करते हैं वो, लेकिन कई प्रकार की एक जब टूटा हुआ समाज होता है सदियों का, तो उसमें टूटन की प्रक्रिया बहुत सहज हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी आपको टूटते हुए भी नजर आते हैं। उनकी आवाज़ें उस तरीके से प्रतिबिंबित नहीं होती है मीडिया में, समाज में और जगहों पे। और चूंकि सदियों से जिनके पास वोकेबुलरी नहीं रही, जो बोलते नहीं रहे, उनके बोलने का एक जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे तो वो बोलेंगे भी नहीं। तो अभी भी हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, हमारी पार्लियामेंट में, हमारी विधानसभाओं में वो स्थितियां नहीं बनी है, वो मीडिया में वो जगह नहीं बनी है जहां पर उनके बोली हुई चीजों को वो महत्व दिया जा सके। क्योंकि अन्य समुदायों में से कोई व्यक्ति आधी लाइन बोलता है, उसमें आधी लाइन दूसरा लोग मिला करके और उसको महान कोटेशन बना करके आप उद्धृत करते हैं। इधर हम पूरा का पूरा दिन वैचारिक बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं, और हमारी बात को दूसरे दिन हम देखते हैं तो डेडलाइन भी हमको नहीं नजर आती है। तो ये जो अन्याय है, ये मुझे लगता है कि अभी भी जारी है। तो इसका भी थोड़ा निदान। सोशल मीडिया के दौर में उम्मीद की जाती है कि आपको इस बात का न्याय मिलेगा। अब मैं रूबरू होना चाहूँगा सुमन जी से। सुमन जी, जब हम बात कर रहे होते हैं महिलाओं की, जब हम बात कर रहे होते हैं आधी आबादी की, तो एक बात बड़ी देखने में आती है, और मैं यहाँ पे ज़रूर स्पष्ट किए देना चाहूँगा कि मैं दलित महिलाओं का ज़्यादा जो ध्यान देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ। वैसे तो पूरी सभी तरह की महिलाओं की ही स्थिति है, लेकिन दलित महिलाओं के साथ में समस्या क्या हो रही होती है कि उन्हें एक पुरुष आके अपना झुंझुना पकड़ाता है। वो बाहर से कैसे शराब की बोतल में बिक के आया या किसी और चीज़ में बिक कर आया, वो बताएगा औरत में घर में आके कि तुम्हें वोट किसको देना है, और वो वोट देने चली जाती है। उस वक्त ना उसे अपनी पीड़ा ध्यान रहती है, ना उसे अपनी समस्या ध्यान रहती है, ना उसे अपनी कोई और बात समझ में आती है। उसे समझ में आता है कि पुरुष ने उसे कौन सा झुंझुना थमाया है, वो उसे बजाती हुई चली जाती है और आगे
बढ़ जाती है। उसे नहीं लगता है कि उससे वोट से उसकी तकदीर बदलने वाली है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप महिला कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं, तो दलित महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए आप ऐसे कौन से काम कर रही हैं कि जिनके जरिए औरतों में ये समझ आए और वो वोट की ताकत को पहचान सके, ताकि आने वाले 24 के अंदर लोग वो चुनकर आएँ जो उनकी रसोई की बात करूँ, उनकी समस्याओं की बात करूँ, उनको उठाएं? हमारी महिलाओं को आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, वो अभी भी उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है। उनके लिए बनाए गए सुरक्षा के लिए या बाकी की चीज़ों के लिए क्या कानून है नहीं पता है प्रॉपरली। उनके लिए सरकार किस तरीके की डेवलपमेंट या स्किल के किसी भी रूप में उनके बच्चों के लिए हेल्थ के एजुकेशन किसी भी रूप में क्या एजुकेशन ला रही हैं, उन तक वो चीज़ें अवेयरनेस नहीं जा रही है। तो ये चीज़ें कहाँ से चल रही है, वो चीज़ों का अवेयरनेस और उनमें पार्टिसिपेशन और उनमें अपनी भूमिकाएं, ये बहुत वैल्यू रखती है। एक मेरे को अवेयरनेस है उस चीज़ का और मैं जाकर के कहीं पे भी उस चीज़ का अप्रोच करती हूँ, लेकिन वो किसी के हाथों में है, वो मुझे 10 दिन के लिए भी अटका देगा, 5 दिन के या महीने भर के लिए भी अटका देगा, और वो रिश्वत के रूप में फिर उसका परसेंटेज जो उसको टोटल उसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिशरी नहीं बन पाती है उस चीज़ की पूरी। तो ये इस दौरान हम यही करते हैं कि उनका राइट बेस कैसे उनको अवेयरनेस आए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज उनकी लाइफ में कैसे समझ में आए और उनका लीडरशिप बिल्ड कैसे किया जाए। मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं मेरी ही बात करूं, राजस्थान के हमने पिछले सालों में 2016 में 2000 जब हमारा भारत बंद आंदोलन हुआ था, उस दौरान हमने 21 जिलों में दलित महिलाओं की लीडरशिप में हमने पूरे यात्राएं की थी। वो गांव-गांव तक गई थी, वो महिलाओं के साथ में बात किया था, कम्युनिटी के लीडर्स के साथ बात किया था, जो प्रॉब्लम है उनके साथ में एडवोकेसी हम लोगों ने किया था, और मीडिया के साथ में भी एंगेज हम अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है जो भंवर जी और ये कह रहे थे कि हमारी बातें हैं वो किस रूप में सुनते हैं, किस नज़रिए से हमें देखते हैं और उनको कितना स्पेस देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हैं वो इंटरनली हम करते जा रहे हैं और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे पेट्रे की वजह से हमारे ही लोग उनको बाहर नहीं आने देते हैं लीडरशिप में, और अगर बाहर आती हैं तो उसका कास्टिज्म उतना प्रभावी होता है कि उनका लीडरशिप नहीं आती है। तो मेन हमारा है वो यही है कि उनका पार्टिसिपेशन लीडरशिप के रूप में और डिसीजन मेकिंग के रूप में किस तरीके से आए और वो कैसे प्रॉपर तरीके से उस चीज़ों को कर सके, और खास करके जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे सावित्रीबाई फुले रहे हो, इनका प्रॉपर तरीके से उनका मोटिवेशन उनकी लाइफ से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, ताकि वो और अपने लिए ही नहीं, वो कम्युनिटी के और अपने फ्यूचर, हमारा भारत का जो एक फ्यूचर हमारा बच्चे हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और हमारी खास करके लाइफ को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। जब कास्टिज्म और पैट्रियार्की का जब एक महिला पे वार आता है और खास करके उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो समझ नहीं सकते हैं हम। बहुत बार हम ऐसे केसेस में जाते हैं जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर इसका दोष क्या था। केवल वो उसके पास में उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके पास पावर नहीं है क्या, उसको नॉलेज नहीं है क्या, उसको हम कौन से चुनौतियों के सामना करते, कितना ट्रॉमा में लाइफ जीती है वो, तो हम कहाँ पे बात करेंगे, कौन से जो आप कह रहे थे 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन से 23 में एक कहते हैं कि सब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सबको समान अवसर है, समान अधिकार है, और सारे इतने सारे आपको जो एक जिंदगी इंसान के रूप में पैदा होता है, जीता है, वो हर किसी पर्सन को मिलता है, वो एक दलित महिला को भी मिलता है, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल आज भी धरातल पे और एक्चुअल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। यही हमारी समस्या, और ये केवल सोशल एक्टिविज्म से ही नहीं चलेगा, इसमें सामाजिक परिवेश में बदलाव भी लेकर आना पड़ेगा। सोच में हमारी जो पारिवारिक जो है परिवेश उसमें बदलाव लेकर आना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हुए सतीश जी से रूबरू होना चाहूँ। सतीश जी, सवाल ये भी निकल कर आता है कि अभी भंवर जी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण सी कही थी कि नैरेटिव बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिना नैरेटिव के, और सब जानते हैं बिना नैरेटिव के कोई भी चुनाव जीतना असंभव
कार्य है। अगर नैरेटिव नहीं होगा तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। आप चाहे कितने संगठन बना लें, चाहे कितने दल बना लें, तो 2 नहीं 20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी चुनाव नहीं जीत सकते। आपको लगता है कि 2024 में आने वाले चुनावों के लिए या फिर अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनके लिए किसी दलित संगठन के पास में, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर और कोई पार्टी हो, उनके पास ऐसा कोई एजेंडा है, कोई नैरेटिव है जिसके जरिए वो पब्लिक के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि इस आधार पर उन्हें चुनें और आगे संसद में भेजें? हमारे पास पूरे एजेंडे हैं और एजेंडे भी हम पूरा, जैसे कि अभी हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि हम पूरा सभी पार्टियों के समक्ष दलित एजेंडा है वो भी, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कि सभी पार्टियों के समक्ष रखेंगे। क्योंकि बात ये है कि बिल्कुल नैरेटिव की बात करी, जैसे कि नैरेटिव अभी की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ही बातें परोसता है जो कि उसके मतलब की हैं, यानी कि जो लीड कर रहा है, जो शासन में है, उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें कि दलित के नैरेटिव की, दलित के पास बहुत सारा एजेंडा है। सबसे पहले देखें तो दलितों को आज भी वो घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, आज भी वो मूंछ नहीं रख सकता, आज भी वो पगड़ी नहीं बांध सकता, आज भी वो खाट पे नहीं बैठ सकता। मैंने कहा क्या ये नैरेटिव है? बिल्कुल नैरेटिव है। नैरेटिव इसलिए है क्योंकि ये हमारा। और आपको लगता है कि आप इस नैरेटिव से 2024 का चुनाव जीत लेंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। वो इसलिए जीतेंगे जो पार्टी हमारे SC ST की। मुझे संदेह होता है कि आप इस नैरेटिव के जरिए 2024 का चुनाव जीत लेंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है, क्योंकि ये सब और बाकी दूसरी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप देखेंगे दलित अत्याचार तो एक मुद्दा है, दलित अस्मिता एक अलग मुद्दा है, दलित महिलाओं का एक अलग मुद्दा है। आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जब तक दलित मुद्दे को प्राथमिकता रूप से नहीं रखेंगे, सेंटर पे नहीं रखेंगे और उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक तो मैं समझता हूँ कि दलित अत्याचार और वो सब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो नैरेटिव है, दलित नैरेटिव बिल्कुल है। क्योंकि आज आप देखेंगे मेजोरिटी जो है, आप देखेंगे लगभग 30% के लगभग हैं, लगभग SC ST को देखेंगे। प्रवेश शुक्ला ने एक दलित आदमी के ऊपर बैठ के खड़े होकर पेशाब कर दिया। राजस्थान से कितने लोग थे जो कि वहां पर उसका विरोध करने के लिए गए? यूपी से और कहां से, राष्ट्र से कितने लोग इकट्ठे हुए? नहीं, लेकिन सुन लीजिए, देखो आपको बताऊं कि वहाँ लोग चाहे नहीं गए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में बिल्कुल उसका प्रतिरोध भी हुआ है और लोगों में एक संदेश भी गया है कि आज के ज़माने में यदि इस विचारधारा को लेके और आगे बढ़ रहे हैं तो वो दलितों के ऐतिहासिक कतई नहीं है, और फिर उनको जो पॉलिटिकल पैट्रोनाइज किया जा रहा है। आपको लगता है कि MP में मतलब इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी क्योंकि प्रवेश शुक्ला बीजेपी से संबंधित था? बिल्कुल नहीं आएगी बीजेपी पार्टी, क्योंकि वो इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि उनको दलितों की प्राथमिकता नहीं है, दलितों के ऊपर इतना संवेदनशील न रहे। और आप देखेंगे जहाँ तक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, सॉरी, पिछली बार 354 सीटें आई हैं एनडीए में, आप कह रहे हैं इस बार सरकार नहीं आएगी? बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग ऐसा माहौल भी बना रहे हैं, हम सब वो सब एक वो भी अभियान भी चला रहे हैं कि भाई 2024 में तो बिल्कुल ये सरकार को बदलना है। क्योंकि ये सब इसलिए भी बदलना है कि जितने भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और संवैधानिक अधिकारों को जिस ढंग से उनका पर कुटाराघात हो रहा है, मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में कभी भी नहीं देखा और ना ही ऐसा सुना। लेकिन क्योंकि इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि हर आदमी महंगाई से भी पीड़ित है, हर आदमी अत्याचार से भी पीड़ित है, हर आदमी बाकी और दूसरी चीज़ों से भी पीड़ित है। उसकी प्राइवेसी भी भंग हो रही है। और भी देखेंगे कि आदमी को बराबर का अधिकार है वो पूरे इसमें मिल नहीं रहा है। बिल्कुल वो अपना जो राइट टू स्पीच है वो भी पूरी तरह से प्रखर रूप से नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है सरकार का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपकी बात रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर हमारे साथ में बैठे सतवीर जी से रूबरू होना चाहूँगा। सतवीर जी, एक सवाल मेरे जहन के अंदर आता है, दलित समुदाय की समस्याएं होती हैं, वो एक क्षेत्र विशेष की समस्याएं होती हैं। इंद्र मेघवाल की जब दिक्कत होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के आसपास के लोग आएंगे, हद करेगा कोई दिल्ली यूपी से निकलता नया नेता चंद्रशेखर जैसा कोई आ जाएगा, वो देश में नहीं लगता है ना, कोई आग नहीं फैलती है उसकी। या फिर वो यूपी की बात करूं, यूपी के अंदर कोई जला दी जाती है लड़की तो उसके लिए कोई देश से आंदोलन नहीं होता कि सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। या फिर प्रवेश शुक्ला वहां पर MP में कुछ कर देता है तो भी यहाँ के संगठन वहां पर नहीं जाते हैं। सबने अपने प्रांत बना रखे हैं। और आप तो जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी उसके उपाध्यक्ष भी हैं, आपसे मैं इसलिए सवाल जा रहा हूं कि आपको लगता है कि सारे के सारे जो एजेंडे होते हैं, या सॉरी एजेंडे से ज़्यादा बेहतर जो सवाल होते हैं वो क्षेत्र विशेष के होते हैं दलितों के, क्या उनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगा इनमें से जिसके लिए सारे के सारे दलित संगठन, वो चाहे राजनीतिक हों चाहे फिर समाज से संबंधित हों, वो उठकर जाते और उनका सपोर्ट के लिए खड़े होते? कोई लगता है आपको ऐसा? क्यों नहीं उठते हैं लोग?
नहीं, उठने के तो देखिए, आपस में जो सोशल मीडिया है, जो सतीश जी ने जो बात कही, सोशल मीडिया पे पूरे प्रदेश भर में कोई बात होती है तो पूरे देश में उसका आपको उद्वेलन सोशल मीडिया पे नजर आता है। ये बात अलग है कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। भंवर जी ने पोस्ट किया था, भंवर जी ट्विटर पे आप कितने रिप्लाई आए थे इस बात से? आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए क्रांतिकारी बदलाव आएगा, 1000? आपको क्या लगता है देश में 1000 लोग हैं जो कि परिवर्तन लेकर आ जाएंगे? नहीं, 1000 लोग अगर डेडिकेटेड 1000 लोग हों, मैं तो कह रहा हूं डेडिकेटेड अगर 100 लोग भी हों तो भी बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इस चीज के लिए भीड़ चाहिए। वैचारिक मजबूती चाहिए, लोगों में उनके प्रति विश्वास चाहिए और असल मुद्दे उठाए जाए तो उन मुद्दों के आधार पर चीजों में बदलाव आ सकता है। जो प्रवेश शुक्ला वाली घटना थी या फिर इंद्र मेघवाल वाली घटना थी या फिर हाथरस वाली घटना थी, ये असल मुद्दे थे नहीं थे? बिल्कुल असल मुद्दे हैं। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई? क्यों लोग हमारे आंदोलन करके वहां नहीं गए? मतलब दलित समुदाय के लोगों को जाना चाहिए था ना वहां पर, क्यों वो सिर्फ अपने प्रांतों तक सिमटे रहे कि बस ये एक आपस में कनेक्टिंग जो चीज सोशल मीडिया मिसिंग देख रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टिंग है, आपको सब पता होता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखिए कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैं करीब 700-800 ग्रुप्स से जुड़ा हुआ, मैं उन पे उठा के देखता हूँ तो बिल्कुल उनमें जो हमारा जो यूथ है और जो इवन भले उम्र दराज लोग भी, अनुभवी लोग भी हों, वो लोग भी अपनी बिल्कुल ऐसी कठोर प्रतिक्रियाएं उन पे देते हैं और वो भले वो मौके पे नहीं गए हों लेकिन वक्त आने पर उनका बिल्कुल सटीक जवाब देंगे वो। ये ऐसी मेरी मान्यता है और देखिएगा इसके नतीजे आपके सामने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे और लोग अगर 1000 लोग हमारे सामने हैं और वो एक साथ मुखर होंगे और जन चेतना लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह दलितों के लिए एक नया सूर्य उदय होने वाला है जो एक नए उजास। पर इनके अलावा दूसरे जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, उद्योग धंधों के जो मुद्दे हैं, हमारे आज की तारीख में जो दलित उत्पीड़न के मुद्दों के अलावा दलित उत्थान की जो और जो दिशाएं जो जानी चाहिए, जो एजुकेशन का रास्ता है, रोजगार के जो रास्ते हैं, उद्योग व्यापार के जो रास्ते हैं, व्यवसाय के जो रास्ते हैं, उन रास्तों के मुद्दे लेकर के भी अगर हम एकजुट होकर के राजनीतिक दलों के सामने रखेंगे, अगर कोई राजनीतिक दल हमसे सहमति रखेगा तो हम उनसे इस मुद्दे पे बात करके उनका समर्थन करेंगे। यदि वो हमारे जवान आने वाली पीढ़ी के एजुकेशन, उनकी ग्रोथ, उनके सम्मान से जीने के रास्ते, अगर उनके बारे में अगर वो नहीं सोचते हैं तो निश्चित रूप से दलित समाज उसका वैसा ही जवाब देगा कि उन लोगों को सत्ता में बाहर करने के रास्ते हम दिखाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021 और 22 के अंदर दलितों पर हुई अन्याय की घटनाएं बढ़ी हैं, है ना। और अभी बीजेपी की सरकार है, मैं बार बार बीजेपी की सरकार को इसलिए कटघरे में लाई खड़ा कर रहा हूँ कि इन दिनों में होने के बावजूद भी क्या ऐसा कोई नैरेटिव सेट होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अभी तक कि ऐसा कोई, राहुल गांधी ने एक अच्छी खासी कोशिश की, लेकिन मुझे यही नहीं लगता कि अभी राहुल गांधी के सपोर्ट में या फिर इस तरह और भी कई लोगों ने कोशिश की है, तो लगता ही नहीं है कि उनके सपोर्ट में कुछ लोग उतरे हुए हैं क्या। इसलिए ये सवाल बार बार में आ रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि चीज़ें परिवर्तित होंगी, बदलेंगी, लेकिन मुझे उसके अभी तो कोई ऐसा स्पष्ट आधार नहीं दे पा रही हैं आप लोग कि हाँ सब इस तरह से बदलेंगी। ये जो आप चीज़ें बातें कर रहे हैं ना, ये चीज़ें हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, 76 साल से हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आपको चीज़ें दिखती ही है, अंदर से जो घुटन है ना, वो जिस दिन वोट डालेंगे ना, वो घुटन और वो जो अंदर का जो उद्वेग है उस दिन आपको नजर आएगा। बहुत सी बार आपने चुनावों में ये देखा होगा कि चीजें नजर कुछ आ रही हैं, होता कुछ और है। तो अब मेरे को ये विश्वास है कि हमारा वर्ग अब जाग गया है, समझ गया है, अपने मुद्दे समझता है, अपने हितैषी और विरोधी के बारे में समझता है और सही समय पे सही जवाब देगा। और उन लोगों को हम आने वाले समय पर, मैं राजस्थान की तो बात करूं, ज्यादातर जगहों पर, अधिकांश पूरे राजस्थान को हम कवर करेंगे और हम लोगों को समझाएंगे कि आपके असली मुद्दे यह है, कौन आपके हितैषी है, कौन आपका विरोधी है। आपकी अंतरात्मा के आवाज पर, काशीराम जी को उस मत पर उन्होंने ये कहा था कि वोट की जो वोट डालने का जो काम आप अपनी बहन बेटी की इज्जत के तरह से करिएगा। आप जब किसी को वोट देते हो तो इस तरह से वोट दीजिएगा कि वो आप अपनी बहन बेटी की इज्जत के रखवाले को वोट दे रहे हो, ना कि आप ऐसे आदमी को जो उसके दूसरा चेहरा नजर आए।
इसलिए इस बात को भी बहुत इत्मीनान से हम उनकी लोकल बातों के हिसाब से, लोकल भाषा में वोट की ताकत और उसको डालने के तरीके और आदमी की पहचान के तरीके, ये बहुत ढंग से समझाने वाले हैं, जो आने वाले समय पे आपके सहयोग से ये चीजें सामने भी नजर आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इस तरह की आपकी मंशाएं हैं, ऐसा आप कार्य कर रहे हैं, तो वो प्रयास वो प्रशंसनीय है। और यहाँ पे किसी दल विशेष की बात नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि दलितों को उनके जीने का अधिकार मिलना चाहिए। आज मैं भंवर जी की बात करता हूँ, अगर मैं इनके बारे में देखता भी हूँ, इन्हें बतौर दलित कार्यकर्ता के रूप में कहा जाता है, जबकि मुझे लगता है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य करते हैं, क्योंकि एक दलित को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक अन्य इंसान को, सारे सारे मानव एक समान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला सवाल भंवर जी से लेना चाहूँगा। भंवर जी, जब बात आती है इस तरह की, जैसे कि सतवीर जी ने भी कही, उधर सतीश जी ने भी इस बात को रखा है, तो आपसे ये जानना है, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी शंका के दायरे में घिरा हुआ है, उसमें थोड़ा प्रकाश डालने के लिए ज़रूर जानना चाहूँगा। सारे दल हैं, मैं किसी एक विशेष दल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे दल हैं, हमेशा जिताऊ जो नेता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नेता मुझे जिताऊ दे देगा, चुनाव जितवा देगा, तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जिम्मेदार नेता ढूंढने की कोशिश नहीं करते और बिना जिम्मेदारी के परिवर्तन नहीं आते हैं। क्या लगता है ये नैरेटिव कैसे चेंज होगा? मुझे लगता है कि आपकी इस बात से तो सहमति है कि जिताऊ एक चीज़ होती है, लेकिन जवाबदेही एक चीज़ होती है। और आप जानते होंगे कि हम लोग तो जवाबदेही का एक कानून लाने के लिए पिछले 10-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जहां हम ये कह रहे हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी बिल लाया जाना चाहिए और ख़ास तौर पे जनप्रतिनिधियों को और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए कि वो जो वादे करते हैं उन वादों का वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। हमारा तो ये मान्यता है कि जो मैनिफेस्टो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जारी कर रही है, वो मैनिफेस्टो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको कोर्ट में जाकर के आप चैलेंज कर सकें कि आपने ये कहा था और आपने ये नहीं किया था। तो इस बात से पूरी सहमति है कि जिम्मेदार नेता की ज़रूरत है, जिम्मेदार दलों की ज़रूरत है। क्या आप और ऐसे काम कर रहे हैं जिसके जरिए ऐसी चीज़ों पे जो हाँ, मुझे लगता है कि उस बात को थोड़ा सा कहने की कोशिश सतीश जी कर रहे थे और आदरणीय सतवीर सिंह जी ने भी कहा। हम लोग एक दलित मैनिफेस्टो पर काम कर रहे हैं, जहां हम उन मुद्दों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो वाकई मुद्दे हैं, और वो अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। वो अस्मिता के मुद्दे भी हैं, अस्तित्व के मुद्दे भी हैं, समाज विकास के मुद्दे भी हैं। और उसको आप एजेंडा कह सकते हैं, दलित एजेंडा कह सकते हैं या दलित मैनिफेस्टो कह सकते हैं। हम उस मैनिफेस्टो के निर्माण के लिए पूरे राज्य में, फिलहाल क्योंकि यहाँ विधानसभा की चुनाव है, तो अभी हम राज्य में हर जिले मुख्यालय पर जाने वाले हैं और एक संवाद लोगों के साथ करने वाले हैं। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव होगा तो यही प्रक्रिया हम पूरे देश भर में करने वाले हैं। और ये जो एजेंडा निकल करके आएगा उसको फिर हम यहाँ पर राज्य स्तर पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिस्कस करने वाले हैं, सार्वजनिक मंच पर उनको बुला करके कि ये मुद्दे हैं राजस्थान के, और बाद में यही प्रक्रिया हम दिल्ली में करने वाले हैं कि ये मुद्दे हैं जो देश भर से निकल करके आ रहे हैं। और हम इस पर आपकी पार्टी का या आपके दल का या आपका विचार जानना चाहते हैं कि आप अगर कल आएंगे तो क्या करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को, ताकि लोग जान सकें और लोग निर्णय कर सकें कि कौन हितैषी है और कौन। हमारे कहने से कोई हितैषी या वो नहीं हो जाता है ना, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, कोई कहीं पे जिस तरह की घटनाएं हो रही है उन घटनाओं का मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन हर रोज जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं दिखाती है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कौन जिम्मेदार है और कौन केवल जीतने के लिए समीकरण बना करके थोड़े दिनों के लिए आपके हितैषी बन करके चले जाते हैं। तो हमारा काम केवल तात्कालिक नहीं है कि ये चुनाव जीत जाए या हार जाए। हमारा काम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सामाजिक न्याय के एजेंडे पर लाना है। वो कोई भी पार्टी हो, उसको इस देश के वंचित तबकों के लिए खुल करके कहना चाहिए, डिफेंसिव मोड में नहीं, अंदर अंदर नहीं, उसको खुल करके बात करनी चाहिए कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। अगर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार जहाँ पे भी हो रहा है वो हमसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंचे, ये माहौल बनाने की हम कोशिश में है। तो हमारा नैरेटिव जो है, जिसकी नैरेटिव की भी आपने बात कही, वो अन्याय अत्याचार तो घटनाक्रम है। असली नैरेटिव ये है कि जो संविधान है, जो लोकतंत्र है और जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, वो अधिकार बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो
संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर उनके खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल जाएगा तो उसके खिलाफ हम खड़े। यानी आप कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो सूचना कहें, जानकारी कहें, लोगों तक पहुंचे और एक जिम्मेदारी लोग लें, जिससे कि इस तरह के जो लोग आते हैं हमारे बीच के अंदर कि हमारा चुनाव, हमारा वोट लेके चले जाते हैं और फिर बदल कर अपने लाभ के लिहाज से बैठ जाते हैं, तो उन्हें पाबंदियां लगने की उम्मीदें हैं। आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो माननीय कांसीराम जी ने भी कहा और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा संविधान लागू करने के, जब उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को फर्स्ट ड्राफ्ट सौंपा तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक रूप से हम समान हैं आज। तो ये 2024 के चुनाव आने से पहले आप इस चीज़ को कितना कर पाएंगे? मुझे लगता है कि क्योंकि देशव्यापी बहुत जगहों पे ये डिस्कशन और ये सब चीज़ें चल रही है और अभी तो राज्य को हम केंद्रित कर रहे हैं राजस्थान में, और हमारा एक दलित सिविल सोसाइटी जो बना है वो फिलहाल दलित मैनिफेस्टो पर काम शुरू कर चुका है। लगभग 60 बिंदुओं का एक मैनिफेस्टो अभी बन के भी तैयार हो गया है, फर्स्ट राउंड उसका डिस्कशन हो गया है और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमने बातचीत शुरू कर दी उसको लेकर के। तो मुझे तो उम्मीद है कि अगले 1 महीने में, अगस्त में, हम राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जाकर के एक डिस्कशन कर चुके होंगे और यही प्रक्रिया हम दिसंबर के बाद में राष्ट्रव्यापी भी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो जमाना है आज की तारीख में, जिस तरह का सोशल मीडिया का जमाना है, वो इस नैरेटिव को बनने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, जल्दी ही इसमें सब। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई नैरेटिव लोगों को पसंद आता है तो इमीडिएटली 1 दिन के अंदर उठा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई अच्छा सा नैरेटिव आप गढ़ पाएँ और लोगों के समझ में आ पाएँ। एक बार फिर से मैं सुमन जी की तरफ रूबरू होना चाहूँगा। सुमन जी, सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है, आपने जो बात छोड़ी थी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए करना चाहूँगा। उससे पहले बशीर बद्र साहब को एक शेर याद आता है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। आपने महिलाओं की बात की कि आप उन्हें अवेयर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वोट बड़ा ही गोपनीय सी चीज़ होती है। वोट जब व्यक्ति देने जाता है तो कोई दूसरा देखने के लिए नहीं आता है ना। वोट मैंने जिसको दिया मैं जानता हूँ, मेरा मन जानता है, मेरा ज़मीर जानता है, मैं देखकर आ गया हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं महिलाओं को लेकर ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि उसके बावजूद महिलाएं हैं या फिर औरों की, मैंने सोच लिया कि पुरुष तो मान लो बिक गए होंगे किसी वजह से, जो भी सिचुएशन रही उसके लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं अपनी बेसिक ज़रूरतों की, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वोट नहीं कर रही होती हैं। वो उसी चीज़ के लिए वोट कर रही होती हैं जो कि उससे नैरेटिव पकड़ाया गया। फिर कभी मंदिर हो जाता है, कभी मस्जिद हो जाता है, कभी धर्म हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें सब कुछ होती हैं, कभी वो धार्मिक भी हो जाती हैं, कभी असहिष्णु भी हो जाती है, कभी सहिष्णु भी हो जाती है, माँ बेटी बहन सब कुछ हो जाती है, लेकिन औरत औरत नहीं रहती, उसे अपनी परेशानी नज़र नहीं आ रही होती है। तो आपको लगता है क्या कि इस तरह का कोई चीज़ें गढ़ी जाएंगी कि वो अपना वोट देते वक्त अपने लिए जिम्मेदारी महसूस करे कि हाँ, इसमें मेरी जो इमेज है, मेरा जो वजूद है, उसके अंदर भी कोई परिवर्तन आए? क्योंकि ये बड़ा गोपनीय मसला है। अगर उसने दे दिया तो ना कोई घर का व्यक्ति जानता है, ना कोई और जानता है। उसने बदलाव के लिए वोट दिया, हो सकता है उसका हार में चला जाए, लेकिन क्या हम इतना करेज, इतनी हिम्मत, इतना हौसला जो महिलाएं उनमें देख पा रही हैं या फिर उनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं इस तरह के? देखिए ये केवल महिला के लिए ही नहीं है वो स्पेस, हमारी पूरी वंचित कम्युनिटी है, जो वोट देने वाले पर्सन है, जो उस राइट को उपयोग करता है, उस सब के लिए है, वो सब के लिए है। आप देखिए किसी भी एनालिसिस, आप पूरे एग्जिट पोल का एनालिसिस करते हो, नहीं मैं आप इसी सवाल का जवाब दे रही हूँ। वो इतने से एरिया में हर वोट करने वाला पर्सन उसी एरिया में अकेला ही होता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका वोट है वो डाइवर्ट होता है, और वो वोट के डाइवर्ट होने के, उनकी मर्जी के खिलाफ जाने के बहुत सारे रीजन हैं जो हम इतने टाइम पहले डिस्कस किए हैं। वो कारण तो हमारा पूरा, मैंने बोला कि यहाँ पे पावर कनेक्टेड है, यहाँ पे पूरा कास्टिज्म का जो पूरा पॉलिटिक्स है वो पूरा कनेक्टेड है। एक जब हम महिला के रूप में जाते हैं तो हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी है वो कनेक्टेड है। तो जब एक पर्सन उसमें एरिया में छोटे मोटे लीडरशिप में भी, चाहे वो नेतागिरी के रूप में दलाली में ही जा रहा हो पर्सन, वो भी कहीं न कहीं अपने स्वार्थों में बिका जा रहा है। जो आपने शुरुआत बात की थी कि पुरुष एक दारू के उसमें बिक जाता है या किसी में भी बिक जाता है,
तो वैसे ही आप देखते हो चुनाव के मामले, मुझे कहने पे यहाँ पे शर्म नहीं है, और चाहे वो कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी रही हो, सब अपना जो आपने कहा कि जीतने वाला पर्सन चाहिए, जिम्मेदार पर्सन नहीं चाहिए, तो वही है कि वो जीतने के लिए फिर क्या करेगा, सोसाइटी को गुमराह करेगा, उसके घर में किसी के अनाज डलाएगा तो किसी के पीने वाले के घर में दारू की पेटियां डलवाएगा। यही सब चीजें हैं कि ये चुनाव के दौरान आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, आपको पीने के लिए भी मिल जाएगा, आपको रहने के लिए आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, और वही पॉलिटिक्स है, वो लालच है, वो एक पर्सन को बहुत कुछ करवा देता है। अगर हम ये चीजों पे काम करना शुरू कर दिया ना, मैं कहती हूँ कि सबसे जो हिम्मत और जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और खिलाफ बोलने के लिए और वोकल रूप में रेज अपनी वॉइस को करने के लिए वो वंचित कम्युनिटी की महिलाएं हैं ना, उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, ना हमारी कम्युनिटी के पुरुष और ना ही बाकी की महिलाएं, क्योंकि वो इतना हर परिस्थिति से जूझ रही होती है। जो सतवीर सिंह जी बात कर रहे थे कि ये घुटन है हमारी, मैं कहती हूँ वो घुटन का डबल हिस्सा एक महिला में होता है, एक दलित महिला में होता है, क्योंकि उसका भार, पुरुष का भार भी उस पे आता है। अगर आपसे मेरा पति प्रताड़ित है तो वो आप पे उसका लीडरशिप नहीं जाएगा, उसका गुस्सा आप पे नहीं उतरेगा, वो घर में आके मेरे पे उतारेगा। तो वो सारा कनेक्शन है ना, और वो पूरा उसका सिक्योरिटी का मामला है। उसको रोज आप देखोगे कि कितने हमारे महिलाएं हैं वो इतना प्रॉपर तरीके से अपने सस्टेन है, अपने पैरों पे खड़ी है, वो डिपेंड है। हालांकि हम कहते हैं कि महिलाएं सभी डिपेंडेंट होती है जो वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन उसके घर में चाहे वो उसको 2 गालियां निकाल के भी कहेगा कि मैं लाके दे रहा हूँ, जो मैं कहूँ वो करो। अगर नहीं किया तो उसको घर नहीं है, उसके लिए खाने के लिए जगह नहीं है, रहने कहीं जाने के लिए सुरक्षित स्पेस नहीं है। तो ये चीजें हैं, वो उसके मुद्दों में चीजें उलझी हुई है। वो इतना सा स्पेस है, लेकिन वो स्पेस से के चारों तरफ इतनी तलवारें और इतने क्या बोलते हैं हाथी वाले दांत दिखते हैं उसको, तो वो स्पेस उसको नजर नहीं आता है। वो ये सोचती है कि यहाँ से मैं घर तक वापस वोट देने के बाद में मैं सुरक्षित घर पहुंचूंगी या नहीं, आगे फ्यूचर में मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे कि या नहीं, मेरे पति का कहीं मर्डर ना हो जाए, मैं घर से मजदूरी करने के लिए बाहर निकलती हूँ तो क्या मेरे को मजदूरी मिलेगी कि नहीं, मेरी बच्ची स्कूल जाती है तो क्या वो सुरक्षित घर पे रोज वापस आएगी क्या। उसको फ्यूचर चाहिए, उसको अपनी जिंदगी के साथ में परिवार की जिंदगी चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात कही है आपने। मैं इसी बात को सुनना चाह रहा था कि आप इस बात पर कब आते हैं, लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत में ही सही उस बात पर आ गए हैं कि औरत अकेली नहीं होती, अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलती है। पुरुष सोचते वक्त सिर्फ सत्तात्मकता ध्यान में रहती है कि मैं कह रहा हूँ, निर्णय मैंने ले लिया है, तो मेरे पीछे के जितने परिजन हैं उन सबको निर्णय मानता है। लेकिन नारी वो होती है जिसके ऊपर जिम्मेदारी महसूस होती है कि इसका परिणाम मुझे भोगना होगा। तो ये डर, ये भय उसे कहीं ना कहीं उस तरह के निर्णय लेने को मजबूर करता है जो कि उसे पुरुष बताता है, उसके आसपास की बातें उसको समझाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने कही है। और एक बार फिर से मैं सतवीर सिंह जी की तरफ रूबरू होना चाहूँगा। सतवीर सिंह जी, एक ख्याल मेरे अक्सर जहन के अंदर आता है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई दलित संगठन होता है ना, और दलित संगठन की सभी संगठनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन दलितों की मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज हमारी सारी की सारी चर्चा दलित समुदाय के इर्द गिर्द ही है। बाकी सभी संगठनों में ऐसा ही होता है कि उसके शीर्षस्थ पदों पे हम लोग किसी अच्छे जो ब्यूरोक्रेट की बात करें, IAS की बात करें, IPS की बात करें, या फिर किसी दल के नेता को बैठाते हैं। फिर आपके समाज का व्यक्ति, हो सकता है दूसरे दलों के जो दूसरे समुदाय के लोग सपोर्ट कर देते हों, लेकिन मैं दलित समुदाय की बात कर रहा हूं। वहाँ पे फिर उसी व्यक्ति से अगर आप जवाबदेही की उम्मीद करते हैं कि साहब अब ये घटना हुई है और अब आप इसके ऊपर जवाब दीजिए, तो वो व्यक्ति ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं भाई, मैं इससे फला सरकारी पोजीशन के ऊपर हूँ, मैं इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, मैं फला दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यानी वो अपनी सीमाएँ, अपनी मर्यादाएँ गिनाने लग जाता है। सवाल ये निकल कर आता है मेरे जहन के अंदर, अगर आपको पता नहीं था क्या कि जब आप इस पद के ऊपर बैठेंगे तो आपकी इनकी जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी। चलो, उसको तो अपना लाभ दिखाई दे रहा था कि वो तो अपना एक सीट पे आना है, उसको तो फ़ायदा निकालना है, लेकिन वो जो जनता जिसने उसे चुनकर वहाँ बैठाया है, उस संगठन के लोगों ने उसे चुनकर वहाँ बैठाया, क्या उनको भी नहीं दिख रहा था कि ये लोग हमारे लिए नहीं करने वाले होंगे। मैं आप ही के दल की भी बात करना चाहूँगा, अगर उनके भी अधिकारियों से अगर हम बात की जाए ना, तो वो भी इस बात से बचने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई हम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि हम फला पोजीशन के ऊपर बैठे हुए, इससे मेरी समस्या हो सकती है। तो ऐसे जो लोग
जो बोल नहीं सकते बदलाव, और बिना बोले तो कोई बदलाव आएगा नहीं, तो जो बोल नहीं सकते उनको बैठाया क्यों जाता है फिर? स्थिति क्या है, अभी हमारा मनोबल का स्तर उस स्तर पर तक नहीं पहुंच पाया है जिससे हम अपने अंतर्मन की बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या सार्वजनिक रूप से मुद्दों पर प्रतिक्रिया जाहिर कर सकें। जहां वो बैठा होता है वहां वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और उसके अंदर से उस हीन भावनाओं को वो आज तक नहीं निकाल पाया। एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन अधिकांश लोगों के मुझे स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं कि ये आप जो कह रहे हो मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। इसलिए उस हीन भावना के चलते हुए और वो जो कॉकस चारों तरफ काम कर रहा है वो उसको हर समय उसकी एक किसी गलती, एक किसी प्रतिक्रिया जो दूसरे वर्ग के कानों को, उसके मन को, अंतर्मन को सुहाती नहीं है, उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल पाता। और खुद का ये स्तर अभी उन्होंने अपने आप का तैयार नहीं किया है। इसलिए पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि हर आदमी अगर कोई किसी पद पे जाता है तो कम से कम वो अपने आप को उसके मुताबिक, अगर वो नहीं भी है तो वो तैयार करे और उसके अनुसार आप रिएक्ट करें। आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कर सकते हो तो मेरे ख्याल से आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप उस पद पे बैठे। और आप लोगों की दुआओं से मैंने अपने पूरे सेवा काल में अपने इस चरित्र को इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, भले वो हमारे वर्ग की बात हो या दूसरे लोगों के साथ की कोई बात हो। समाज के लोग तो सभी बराबर है ना, वो किसी जाति धर्म समुदाय के हो सकते हैं। किसी के साथ भी गलत है तो गलत के गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए, आपको नफे नुकसान देखे जाएंगे। ये समाज जैसा है उसमें आपको नफे भी मिलेंगे तो नुकसान भी मिलेंगे। लेकिन मैं आज भी आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, जो शीर्षस्थ पदों पे भले वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो या राजनीतिक नेतृत्व में बैठे हो, कम से कम आप अपने साथ न्याय करिए। और यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो आपके जब आप हाशिए पर जाएंगे ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा और उस दिन आपको ये ग्लानि होगी कि मैंने अपने सही समय पर सही तरीके से काम नहीं किया, नहीं तो समाज, देश, राज्य, वर्ग मेरे साथ खड़े होते। तो ये समय की आवश्यकता है कि हमारे लोगों को भी अपने अंदर अपने मनोबल को मजबूत बनाना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत कहने की स्थिति में आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक पीढ़ी को ये बलिदान देना ही पड़ेगा और यदि अगर हम शुरू में डिप्लोमेटिक तरीके से चलते रहेंगे तो फिर हम अपने साथ ही नहीं, अपने समाज और जिस कारण से हम जिस पद पे बैठे हैं, जिस राजनीतिक हथियार संविधान के कारण से, और संविधान जिन्होंने इतनी कष्ट सह करके और अपनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ में आपको जो हक हकूक दिए और आपको जो पोजीशन दी, उस पोजीशन को जो आपको दिया गया है उसके साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हो, फिर आप एक तरह से व्यापारी हो गए और व्यापारी भी घटिया दर्जे के व्यापारी हो गए। इसलिए मुद्दा यही है कि हमें यह समय आ गया है, अब आजादी के 75 साल के बाद भी अगर हम अपनी बात को सही और गलत को गलत नहीं कर सके तो मेरे ख्याल से मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता। दर्शकों, सतवीर सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि जो जिम्मेदारी ना ले सके उससे किसी जवाबदेह जगह बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो खुद ही के साथ नहीं, समाज के साथ, फिर खुद के साथ, फिर हर स्तर के ऊपर वो अन्याय करेंगे। और अन्याय जब मुंह खोलकर बोलता है तो न केवल आपके खुद के व्यक्तित्व को बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनको भी खाक कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नैतिक चरित्र का पतन ना हो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात इन्होंने ये भी कही है कि जिस दिन आप उस पद से चले जाएंगे, जब वहाँ से हट जाएंगे, उसके बाद भी आपको जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें रहना इसी समाज में है। तो समाज पद जितना छोटा नहीं होता है, पद समय के अनुसार होते हैं, पद समय के अनुसार घटाए भी जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन समाज जीवन पर्यंत आपके साथ में रहते हैं और पद जीवन पर्यंत रहे ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है। भंवर जी, आपकी बात में आना चाहूँगा। प्राइवेटाइजेशन को लेकर सतवीर जी ने पीछे मुद्दा उठाया था और मैं उस बात पे लेना भी चाह रहा था। उन्होंने खुद ही उसी तरफ इशारा कर दिया था कि दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी अशिक्षा की बात करूँ, बेरोजगारी की बात करूँ या फिर असम्मान की, जो हम लोग अभी सतीश के साथ जो बात कर रहे थे उसको लेकर। लेकिन उस सब के बावजूद भी इन दिनों प्राइवेटाइजेशन का ज़बरदस्त बाढ़ सी आई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर बात करूं परिवर्तन की, मुहिम की, तो ऐसी कोई बड़ी मुहिम देखने में नहीं आई। खुद दलित समुदाय, आप देखिए प्राइवेटाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, दलित समुदाय को सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है।
क्योंकि जो अपर कास्ट जिसे आप कह रही हैं और जो कह रही हैं, जो सभ्य संभले हुए लोग हैं, उनको दिक्कत नहीं है। उनके सारे स्टार्टअप्स को, सारे बिजनेसेस को उन्हीं के हाथ के अंदर हैं। तो आप कुछ भी करेंगे, वो प्राइवेट हो जाएंगे तो वो तो बड़े अच्छे से काम कर लेंगे। समस्या जहाँ आएगी वो दलित समुदाय के साथ में आएगी, और फिर भी उसके बावजूद वो इसको अनदेखी करके प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई भी विरोध मुखर रूप से दर्ज नहीं करवा रहा है। क्या लगता है, क्या परिणति होगी इस घटना की? पहली बात तो ये है कि निजीकरण निश्चित रूप से दलितों का प्रतिनिधित्व खत्म करने का एक सोचा समझा व्यवस्थित प्लान है, क्योंकि जब सार्वजनिक क्षेत्र सिकुड़ेंगे, कम होंगे, तो आपका रिजर्वेशन उससे खत्म हो जाएगा। तो जो भी प्रतिनिधित्व इंश्योर हुआ वो तो सार्वजनिक उपक्रमों में ही हुआ, और जैसे जैसे निजीकरण बढ़ता गया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण के पूरे दौर में, हम देख रहे हैं कि इन वर्गों में, रिजर्व क्लासेस में भयंकर किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा एक समस्या उठ के खड़ी हो रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करते, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि शायद पूंजीवाद हमारी मुक्ति का रास्ता बना सकता है। नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कैसे कर सकते हैं? ये तो कानून भी नहीं कहेगा ना, मेरी मर्जी है, मैं अपनी चीज में आपको दूं तो दूं, नहीं तो दूं, नहीं दूं। नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी उपक्रम स्थापित कर रहे हैं, इस देश की जमीन पे करते हैं, आपको सब्सिडीज मिलती है, आपको सब्सिडीज मिलती है, आपको यहाँ का रिसोर्स मिलता है, उससे करते हैं ना। आपको खूब सारा स्टार्टअप, अभी जो बहुत पॉपुलर टर्म है कि ये स्टार्टअप कर दिया, वो स्टार्टअप कर दिया, उसमें जो पैसा दे रही है सरकार, ये क्या केवल एक ही कम्युनिटी के टैक्स पेइंग से आ रहा है क्या? इस देश का जो भिखारी है ना, वो भी किसी दुकान पर जाकर के एक बंडल माचिस और खरीदता है, वो भी टैक्स चुकाता है। तो ये सारा रिसोर्स जो है वो हम सबका रिसोर्स है, और सबका रिसोर्स है, तो वो चाहे निजी हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंटल हो, चाहे वो सहकारी हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो खेल हो, चाहे जुडिशरी हो, और चाहे आपकी फौज हो। भागीदारी की बात है। रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है कि आपको केवल दे दिया, हमारे पे पास रखा हुआ था और आपको हमने फेंक दिया। तो ऐसे खैरात थोड़ी है। इस देश को बनाने में जो खून पसीना सर्वाधिक जिन लोगों का लगा और आज भी लग रहा है, वो अगर अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना, उनको अपना भागीदारी मिलनी चाहिए ना। और वो नहीं देंगे आप, तो देश पहले से भी जिस परिस्थिति में था उससे और बदतर जाएगा। तो इसलिए ये जो डिमांड है, भागीदारी की डिमांड, वैसे भी रिजर्वेशन जैसा कोई शब्द है नहीं, ये प्रतिनिधित्व है। लेकिन चूंकि रिजर्वेशन को इस तरीके से लोगों ने स्थापित कर दिया है कि जैसे इन वर्गों के लिए कुछ दया करके कुछ दे दिया है, ये दया की बात नहीं है। जो विकसित देश है, अमेरिका जैसा देश, उस देश ने भी अपने देश के जो ब्लैक्स हैं उनके लिए बाकायदा अफर्मेटिव एक्शन जारी किया। आप अगर हॉलीवुड की पिक्चर्स देखेंगे तो उन्होंने ये तय किया कि उसमें अगर हीरो गोरी चमड़ी का है तो हीरोइन जो है वो ब्लैक्स उस कम्युनिटी में से आएगी, और वहां तक ले गए, तब जाकर के बराक ओबामा तक उनका देश पहुंचा। और आज, और तब भी वहां पर किसी एक व्यक्ति की जब हत्या हो जाती है तो ब्लैक लाइव्स मैटर करके बड़ा आंदोलन खड़ा होता है और पूरा देश घुटनों के बल बैठ करके कहता है कि हम माफी मांगते हैं। इस देश में है क्या ऐसा? इतना कंपेशन हमको नजर आता है क्या? कहीं तो इसी बात को स्टैब्लिश करने के लिए कोई कहूँ कि इस तरह की आपको एक्टिविटीज़ या कोई प्लान ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो हम मानते हैं कि सरकार भी अगर लोगों को कोई सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है तो सरकारें, दूसरी जो विपक्ष ये कहता है कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। तो मेरा अक्सर सवाल ये होता है, रेवड़ियाँ तब होती जब आप अपने जेब के पैसे से दे रहे होते।
आप अपने जेब के पैसे से नहीं दे रहे हो। जो टैक्स ले रहे हो उसकी मंशा सरकार की ये होती है कि जो समाज है उसके अंदर समृद्धि लाई जा सके। तो आपने हमसे लिया पैसा, हमें ही वापस लौटाया। हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण वैसा ना रहा, उससे और अच्छा यूज हो सकता था, लेकिन उसे रेवड़ियाँ तो नहीं कह सकते। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि फिर आप इस तरह कोई मुहिम, या जो बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे लगता है कि इसको बहुत ढंग से सुना भी जाना चाहिए और समझा भी जाना चाहिए कि इसे कैसे फैलाया जाए। पहली बात तो ये जो आपने कही कि ये फ्रीबीज की जो बात कर रहे हैं, रेवड़ियों की जो बात कर रहे हैं, रेवड़ियाँ एक सोशलिस्ट कंट्री, आपका संविधान का पहला पेज खोलते ही प्रियम्बल आपको सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री के रूप में आप कहते हैं। तो एक समाजवादी देश और आप वेलफेयर स्टेट हैं, आप लोगों का कल्याण नहीं करेंगे और उसको आप रेवड़ी कहेंगे। और फिर ये रेवड़ी है कि किसी को 1000 रुपए की पेंशन, तो फिर 5.5 लाख करोड़ रुपया आप कारपोरेट जगत का माफ कर देते हैं एक झटके में। वो क्या रेवड़ी है, रेवड़ा है क्या? उसका कोई शब्द होना चाहिए ना। तो ये कई सारे सवाल है, लेकिन आपने जो मूल प्रश्न पूछा, हम उस दिशा में छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। जैसे अजाक ने और जो दलित एजेंडा बन रहा है, उसमें बाकायदा हमने ये कहा है कि आप अगर प्राइवेट जॉब भी दे रहे हैं, चाहे आप राजीव गांधी युवा मित्र ले रहे हैं, चाहे आप 50,000 संविधान प्रेरक ले रहे हैं, चाहे आप आंगनवाड़ी में किसी को डिप्लॉय कर रहे हैं, इन तमाम के लिए जितने भी जो नियुक्तियां की गई हैं, नियुक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पर कोई भी दलित नहीं लिया गया है, जबकि वो सबके सब सरकारी शहर के सारे काम हैं। निश्चित रूप से वही हमारा मांग है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं उसमें हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, वो सुनिश्चित होना चाहिए। तो यहाँ इतना नीचे से शुरू कर रहे हैं, जहाँ 4,500 रुपए का भी आप अगर संविधान प्रेरक ले रहे हैं, तो वहां से लगा करके, और चाहे वो CSR कंपनीज बांट रही हो या जो कारपोरेट जगत है, वहां तक हमें प्रतिनिधित्व की जो मांग है, इसको लेकर के दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन चल रहा है। और इसके अलावा आर्थिक चीज़ों में बहुत कुछ हुआ है। जैसे स्पेशल जो सब प्लान होते हैं TSP के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, ऐसा ही राजस्थान में आपने सुना होगा कि SC/ST स्पेशल डेवलपमेंट फंड का कानून बनाया गया। 500 करोड़ रुपए पिछले बजट में थे और 1,000 करोड़ रुपए इस बजट में आए। हम उसके कानून की मांग, कानून की ड्राफ्टिंग, रूल्स बनने से लगा करके योजनाओं के बनाने की प्रक्रिया तक में हम भागीदारी निभा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग। तो हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम किसी से सदस्यता की भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप करुणा कीजिए या दया कीजिए। हम कह रहे हैं कि इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हम हर जगह पर हमारी संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। चाहे वो राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप ही क्यों नहीं हो, जो आप अब्रॉड में पढ़ने के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। अगर आप राजस्थान से 200 बच्चों को भेजेंगे, तो हम कह रहे हैं कि 18% जो SC का है, वो 18% के हिसाब से 36 स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने के लिए इस समुदाय से जाने चाहिए। ये एक सिस्टम बनना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म बनना पड़ेगा। वो सारी प्रक्रियाओं में हम काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है आपने। और दर्शकों, यहाँ पर जो भंवर जी ने एक बात बहुत अच्छे ढंग से स्थापित की है कि ये एक तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है कि बहुत कम लोग टैक्स पेयर होते हैं और उन्हीं के आधार पर सरकारें चलती हैं। सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है, उलट है। अगर आप 2 रुपये का सामान भी किसी दुकान से खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे एक टैक्स छिपा होता है जो कि आप पे करते हैं। तो अपने भीतर इतना गर्व सदैव रखिए कि आप भी इस राष्ट्र के निर्माण के अंदर महती भूमिका निभा रहे हैं। आप काम चाहे कुछ भी करते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से बनता है कि क्या अपना छोटा ही सही अंशदान दे रहे हैं या नहीं। आपका अंशदान भी शामिल होता है। जैसे भंवर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात की, आप एक बंडल और माचिस भी खरीदते हैं तो उसके पीछे भी एक टैक्स है, वो सरकार को पे करते हैं। तो वो अंशदान आपने दिया है, तो आपकी सवाल की भी जिम्मेदारी है और एक हक मांगने का अधिकार भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब फिर से सुमन जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। सुमन जी, एक कॉफ्त मुझे अक्सर सताती है कि जब हम दलित संगठनों की बात करते हैं तो उनका पहला एजेंडा क्या रहता है कि आप फलां भगवान को मानना बंद कर दीजिए। मतलब आस्था पे चोट का रहता है, उसको मत मानिए, इसको मानिए, इसको मानने से ऐसा नहीं होगा, इससे तो हम आडम्बरों में घिरे हुए थे, इसी से हमारे पतन की वजह है, ये सारी चीज़ें आती हैं। साइकोलॉजी ये कहती है किसी व्यक्ति की आस्था को आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते।
तो ऐसा नहीं लगता आपको कि हम उसकी साइकोलॉजी चेंज करने के बजाय उनकी समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाएं, उन्हें बताएं कि भैया आप जिस भी देवता को मान रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, क्योंकि आपके कहने से वैसे वो छोड़ने वाला नहीं है। हो सकता है आपके सामने ना माने लेकिन घर में वो मान रहा होगा, है ना। और आप एक समाज में रहते तो बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट होकर चलना पड़ता है। तो उस वक्त उसको, जैसे कि सतीश ने बहुत सुंदर सी बात कही थी कि कहीं ना कहीं भीतर हमें ये शक, ये डर सताता है कि मैं हाशिए पे लाके ना खड़ा कर दिया जाऊँ। तो सवाल ये आता है कि जब आपको पता है कि आप किसी की आस्था को छुड़वा नहीं सकते, है ना, तो हम उस पर जोर देने के बजाय इस बात पे जोर क्यों नहीं देते कि आपके साथ ये समस्याएं, आप इन समस्याओं के समाधान ढूंढें और इसका जो समाधान आपको ढूंढ कर देती हो उस तरफ वो लेके जाए, उस दल को कहें, उस संस्था को कहें सपोर्ट करें। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोटों को जो समीकरण है, अगर आप ये अच्छे से स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, आप मत कहिए उनके आप राम को छोड़िए, आप मत कहिए कृष्ण को छोड़िए, हनुमान जी को छोड़िए, जीसस, अल्लाह, जो भी वो मानते हैं उनको छोड़िए, आप सीधा ये कहिए आप जैसे मानना उसे मानिए, आप उसे बिल्कुल शर्मिंदा ना करें। क्योंकि मुझे जो लगता है, मेरा जो निजी अनुभव की बात करूं, इस तरह के लोग मैंने देखे कि वो लोग इसलिए कनेक्ट नहीं होना चाहते दलित संगठनों से कि उन्हें ये डर लगता रहता है कि जिस आस्था को वो अपने पूर्वजों से मानते हुए आए हैं ये उन्हें धत्ता बता के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं समाज में कैसे बैठूंगा। तो मैं सवाल सीधा दोबारा वहीं पर कि आप उन्हें अपनी अस्मिता की लड़ाई, उन्हें अपनी ज़रूरतों की लड़ाई और इसकी तरफ रूबरू करवाएं तो शायद वोटों के समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे कोई प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के जरिए? देखिए, ये दो चीज़ें आप कनेक्ट करती हैं जो आपने बोला है कि बिल्कुल कोई भी ये अधिकार नहीं रखता है किसी की धार्मिक आस्था या उसकी भावनाओं को आप डायरेक्ट एक कहो कि ये छोड़ दो और ये आप स्वीकार कर लो। लेकिन वहाँ पे हम एक रास्ता देखते हैं, आपका पर्सनल मैटर है ये, आप जिस दिशा में अपने धार्मिक आस्था को कनेक्ट रखना चाहते हो। लेकिन मैं फिर वहीं जाती हूँ कि वो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनकी दिशा पे, उनको राह पे हम उसको रास्ता दिखाते हैं कि आप इनको देखिए कि इन्होंने समाज के विकास की दिशा में काम किया है। इन्होंने हमारे, जैसे भंवर जी अभी बात कर रहे थे, सतवीर सिंह जी बात कर रहे थे कि इस राष्ट्र को निर्माण में हमारी पूरे एनर्जी, सोच, हर तरीके की हम चीज़ें किया है। तो वो चीज़ें जिस दिन हम समझाना पूरी तरीके से शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, छोड़ो सारी चीज़ें। मैं भी एक दिन एक वो महिला थी जिस महिला के बारे में यहाँ पे बैठ कर के बात कर रहे हैं, लेकिन यही हमारे साथी जिस तरीके से ये जो मैं राह की बात कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझती हूँ कि जब मैं एक आम महिला के रूप में उस चीज़ को समझना शुरू किया तो मेरे लिए एक बहुत आसान रास्ता था कि मुझे किस तरीके से जाना है और किस तरीके से अपने आप को आगे की ओर दिखाना है। मैं उस महत्व को समझा कि जिस सोसाइटी मुझे जो दे रही है वो ना मेरे लिए ठीक है, ना ही आने वाले मेरे फ्यूचर परिवार के लिए ठीक है। तो मैं उसमें कैसे बदलाव कर सकूं, मैंने सबसे पहले वो बदलाव अपने आप में किया। मैं किसी भी धर्म की आस्था में क्या बोलते हैं, ठेस नहीं पहुंचाती हूं, लेकिन किसी भी धर्म से कनेक्ट करती हूं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे राइट्स का वैल्यू करता हूं। मैं सबसे पहले वो चीज़ों को है तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपकी कोई भी पर्सन आपकी सोच को और आपकी आंखों की दिशा को नज़रिया देता है। वो आज किसी ने मुझे समझाया, लेकिन वो मैं मेरे परिवार की पीढ़ी को उस दिशा में ढाला है। मैंने आज मेरी माँ को भी उन चीज़ों के बारे में समझाती हूँ, बोलती हूँ घर में, मैं मेरे ससुराल में भी बोलती हूँ, मेरे बच्चों को भी उस दिशा में मैं सोच को तैयार किया। तो डेफिनेटली जिस तरीके से सोसाइटी ने मुझे तैयार किया था वो मेरा परिवार के, मेरे आने वाली बच्चे हैं, परिवार में जो बच्चे हैं आज के दिन, वो उस दिशा में नहीं सोचते हैं, वो राइट वे से बात करते हैं, वो किसी भी धर्म के साथ में पूरी तरीके से अंधे होके बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि महिलाएं धर्म से जुड़ी है, ये
डेफिनेटली महिलाओं को उस दिशा में डाला गया है। लेकिन आज मैं ना कोई किसी फास्टिंग करती हूँ, चाहे वो आपका करवा चौथ हो या कुछ भी हो, इस तरीके का नहीं करती, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है कि मुझे ये सब चीज़ों में नहीं जाना है। तो ये चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि बहुत वैल्यू करता है, और यही हम अवेयरनेस इस आइडियोलॉजी के साथ में जो हम महिलाओं में अवेयरनेस ला रहे हैं, तो और वो अवेयरनेस ना केवल उनको अवेयर कर रही है, लेकिन वो एक लीडरशिप के क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग वे में जाकर के उनके लिए रास्ते भी खोल रही है। क्योंकि जब आप उन चीज़ों के बारे में जागरूक होते हैं, डेफिनेटली आप बोलोगे उस चीज़ों के लिए। आपको क्या रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं वो एक अलग है, और ये कास्टिज्म के बारे में या पेट्रियार्की के बारे में होते हैं, उनको वो संघर्ष करना पड़ता है। वो चाहे किसी की जान जा रही है, किसी के घर छूट रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे भी आती है। लेकिन वो एक बार आती है, वो सवाल मेरे से भी किया गया था कि चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन रही हूँ, सिंदूर क्यों नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आज किसी के लिए कुछ नहीं है। वो मेरे को इस सोच के साथ में, इस रूप में उनको आदत हो गई है और उनने स्वीकार कर लिया है। बट अगर मैं वो चीज़ों के साथ में दब जाती, चुप हो जाती, तो शायद मैं जो अपने आप का जो प्रयास कर रही हूँ वो नहीं कर पाती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो रास्ता हमें खोजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये रास्ते पे अगर हमारे समाज की महिलाएं चलने लगी तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नहीं तो सब जो बात कर रहे हो कि ये आइडियोलॉजी के साथ में कनेक्ट है। आज जो महिलाएं हैं राम राम करती हैं, जय श्री राम करते हैं, जो भी करते हैं, वो जय भीम बोलना भी शुरू किया है और कर रहे हैं और करेंगे। तो ये बोलना और ये पूजा पाठ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जहन में उतारना और जिंदगी को जीना उसमें लड़ाई हो, उसके लिए आप अवेयर रहे तो बहुत बड़ा बदलाव आए निसंदेह। पर मुझे लगता है वोट प्रतिशत भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे होते दलित संगठनों से कि उन्हें ये टेंशन रहती है कि अगर मैं जुड़ गया हूँ तो मुझे उस चीज़ को छोड़कर उस चीज़ को मानना पड़ेगा। आज जो महिलाएं हैं राम राम करती है, जय श्री राम करते हैं, जो भी करते हैं, वो जय भीम बोलना भी शुरू किया है और कर रहे हैं और करेंगे। तो ये बोलना और ये पूजा पाठ ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जैसे सतवीर जी भी कह रहे थे, हक हुकूक की लड़ाई हो, उसके लिए आप अवेयर रहें, आप उसकी बात करें। आप मान्यता क्या रखते हैं वो आपका निजी मसला है, आप कुछ भी रखिए, लेकिन आप अपने हक हुकूक के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए भी अवेयर रहें। ये मानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि दर्शकों धर्म बाद में आया है, मनुष्य पहले आया है। तो जो चीज़ बाद में आई है उसका बाद में सम्मान करना चाहिए, जो पहले आई है वो पहले सम्मान किया जाना चाहिए। मानवता शर्मसार ना हो, धर्म के आगे सदैव ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। और अब सतीश जी बेहद सीधा सा पॉलिटिकल सवाल लेना चाहूँगा कि माननीय कांशीराम जी ने बीएसपी पार्टी बनाई और जो सत्ता में भी रही, आज उसके लिए साख बचाने की मुश्किल हो रखी है, क्या वजह लगती है? क्योंकि जबकि मैं देख रहा हूँ सभी लोग कांशीराम जी के बारे में बात करते हैं, उन्हीं के आदर्श की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पार्टी के लिए देख रहे हैं कि जो बीजेपी के बराबर खड़ी हुई थी और अब बीजेपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दोनों ने अपनी अपनी यात्राएं तय की हैं, लेकिन एक ने नेगेटिव और एक ने पॉजिटिव। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई भी दोहराय नहीं है कि बीजेपी और जो बीएसपी साथ साथ शुरू हुई और बीजेपी कहाँ पहुँच गई और बीएसपी कहाँ पहुँच गई। जैसे कि क्योंकि आप देखेंगे शुरुआती दिनों में माननीय कांशीराम जी ने जिस विचारधारा के साथ और जिस समता के सिद्धांत के साथ और जिस बहुजन के साथ और जिस हिस्सेदारी के साथ पार्टी की विचारधारा शुरू करी, वो आप देखेंगे कि शुरुआत में तो एक वो था, क्योंकि आप देखेंगे कि दलित आंदोलन को इस स्टेज पर लाने के लिए भी बीएसपी का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन उसी के साथ साथ हुआ ये कि बीएसपी में, जैसे कि भंवर भाई ने बताया, कि ऐसे लोगों का प्रवेश आया जो कि सिर्फ वोटों के लिए और जो कि पावर के लिए, सत्ता के लिए आए, उनको उस विचारधारा से लेना देना उतना नहीं था। क्योंकि शुरुआती दिनों में देखेंगे तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से काम करी, लेकिन लेटर ऑन जो सोशल इंजीनियर का जो डिक्रीज हुआ, सोशल इंजीनियरिंग का डिक्रीज होने के साथ साथ ही इसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत घटता चला गया। और निश्चित रूप से ये है कि बीएसपी को आज की तारीख में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एक
पूरा मुहिम चलाना पड़ेगा, तब जाके डिक्लेरेशन के उसके लिए मल्टी फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। एक तो ये है कि जो जिस विचारधारा के साथ म्यांमार काशीराम जी ने शुरू करी थी, एक तो उस विचारधारा का डिक्लाइन होता गया दिनों दिन। एक दूसरा सॉरी मायावती तो वहीं पर ही अभी नहीं, मायावती बेशक है, लेकिन एक विचारधारा तो उस तरह की नहीं बन पाई ना, क्योंकि जो विचारधारा के साथ म्यांमार काशीराम जी ने शुरू करी वो विचारधारा बराबर से आगे नहीं फैल पाई। आज जो चीज़ें हैं कोई ज़रूरी नहीं कि कल वैसी की वैसी नज़र आए। चीज़ें बदलती हैं और बदलना स्वाभाविक भी है कि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, कोई स्थायी नहीं रहते। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, एक दिन उनका भी अस्त हुआ। तो इसी तरह दलों का भी होता है। और भंवर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात की है कि दल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति देश की होनी चाहिए, क्योंकि एक देश के अंदर बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, बहुत सारी जातियाँ होती हैं। तो सबके विकास की बात करनी है, सबके बढ़ावे की बात करनी है, तो आपको देश की बात करनी होगी, क्योंकि बात देश की है। तो आपको, हमको, सबको बेहद जागरूक होकर निर्णय लेने होंगे। वोट कास्ट करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आपका वोट बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने विवेक से उन लोगों को चुनिए जो आपके हित की बात करते हों, आपके भाग्य की बात करते हुए, आपके वृद्धि की बात करते हो। यहाँ पे किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं है। कोशिश ये है कि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपनी अभिलाषाओं के प्रति और अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम से जुड़े, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जरिए एक महत्वपूर्ण मंथन यहाँ पर हो पाया। फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।